हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की तरफ से उखाड़ी जा रही बाढ़ को लेकर पाकिस्तान के लाल टोपी के नाम से मशहूर जैद हामिद काफ़ी नाराज़ हैं। जैद हामिद का ये कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज इस तरह बाढ़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। भारत की फ़ौज का हवाला देते हुए जैद हामिद ने कहा कि जिस तरह भारत की फ़ौज ने 3 लेयर्स में बाढ़ को लगाया है, पेट्रोलिंग टीम्स हैं, हज़ारों बंकर्स बनाकर रखे हैं, नाइट विजन्स हैं, रडार सिस्टम है, ट्रेन डॉग्स रखे हैं, वैसे ही पाकिस्तान को भी करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही इतनी फ़ौज है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ लगाई गई बाढ़ को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ ये भी कहना है कि पाकिस्तान के 1 या 2 फौजी हर रोज़ अफ़गान तालिबान द्वारा मारे जा रहे हैं। दोस्तों, इन सब बातों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खफा है, लाल टोपी काफ़ी खफा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लगाई जाने वाली बाढ़ को तोड़ें। अफ़गान तालिबान अब वही बातें कर रहे हैं जो साबिक़ कम्युनिस्ट पश्तूनिस्तान बनाने वाले किया करते थे कि हम अटक तक पाकिस्तान का इलाका कब्ज़ा कर लेंगे। कि पाकिस्तानी कौम और अफ़गानिस्तान के मुसलमान एक बात को बुनियादी तौर पर समझ लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं इस्लाम के, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के दरमियान जंग हो जाए। भारत भी यही चाहता है, इसराइल भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक्त से अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं। वो कम्युनिस्ट थे जिनको सुरखा कहा जाता था। ये वो कम्युनिस्ट थे कि जिन्होंने सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में दाखिल किया था। जहाँ तक एक बाड़ लगाने का ताल्लुक़ है, एक फेंस लगाने का ताल्लुक़ है दो मुल्कों के दरमियान या एक मुल्क के दरमियान में उसकी किसी दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए, तो कोई भी बाढ़ दुनिया में, कोई भी फेंस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिसको आप लगा दें तो बस वो अपना काम करती रहेगी। आपको उस फेंस की, उस बाढ़ की हिफाजत करने के लिए भी हज़ारों सिपाही लगाने पड़ते हैं। आपको चेक पोस्ट बनानी पड़ती हैं, आपको माइनफील्ड्स बिछाने पड़ते हैं, आपको बिजली की सर्च लाइट्स लगानी पड़ती हैं, आपको मुसलसल पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, आपको रेडार्स और उसके ऊपर नाइट विजन डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं, जब जाकर आप उस फेंस को सिक्योर करते हैं। और ये आज का तरीका नहीं है, हज़ारों साल से ऐसे ही होता आ रहा है। इंडिया ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंसिंग लगाई है, वो सिर्फ फेंस नहीं लगाई। इंडिया ने फेंसिंग लगाई है, हज़ारों बंकर बनाए हैं उसके गिर्द, माइनफील्ड्स लगाई हैं, रेडार्स लगाए हैं, सर्च लाइट्स हैं, कुत्ते हैं, पेट्रोलिंग होती है। और फिर फेंस के भी, बाढ़ की भी 3 लेयरें, 3 लेयर्स हैं। एक है उसके पीछे है, फिर उसके पीछे। इस तरह जाके उन्होंने बाढ़ की हिफाजत की है कि पाकिस्तान से मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर जाकर तहरीक आज़ादी में शामिल ना हो सके। तो एक बात जहन में ये रखिएगा कि जब भी बाढ़ लगाई जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लाखों की फौज लगानी पड़ती है। अफगान तालिबान काबुल में आ गए और अफगान तालिबान के काबुल में आने की वजह से खित्ते की तमाम जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन तब्दील होकर रह गई है। एक जानिब पाकिस्तान ने जब बाढ़ लगाई तो उस वक्त भी हमें प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इस 1200-1300 किलोमीटर की बाढ़ में मुमकिन नहीं था कि हम हर 100 कदम या 50 कदम के बाद एक पोस्ट बनाते, अपने सिपाही लगाते, हम माइन फील्ड्स लगाते, हम सर्च लाइट्स लगाते, हम पेट्रोलिंग करते। पॉसिबल ही नहीं था ये। एक्चुअली जब बाढ़ लगाई जा रही थी तो उस वक्त भी ख्याल था बहुत लोगों का कि हम सिर्फ अपने रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ये बाढ़, उसको हम डिफेंड ही नहीं कर सकते। उसके लिए जो वसाइल चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास। पूरी पाक फौज 6 लाख लगानी पड़ेगी मगरबी सरहद के ऊपर इस बाढ़ की हिफाजत के लिए, तब इफेक्टिव होगा ये। जाहिर है कि वो हम कर नहीं सकते थे, जो हमने अपनी सारी फौज इंडिया के खिलाफ लगाई। तो बाढ़ लगा तो दी गई थी, उससे बहरहाल बहुत किसी हद तक फ़ायदा हुआ हमें, टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स के जो इतनी ज़्यादा फ्री एक्सेस थी रुकी, मगर आपको एक ह्यूमन कॉस्ट भी देनी पड़ती है। ये पूरे इलाके, यानी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का ये पूरा खित्ता जो है, कई हज़ार साल से ये मार्शल एरिया है। ये यहाँ जंगी लोग रहते हैं, यहाँ पे मिलिटेंट लोग रहते हैं, या वो लोग रहते हैं कि जो असलहे को अपने पास रखते हैं। और हज़ारों साल से इस पूरे खित्ते में आर्मीज़ मार्च करती रही हैं दोनों अतराफ़ में, चाहे अलेक्जेंडर की आर्मी हो जो वहाँ से आई हो, शहाबुद्दीन गौरी हो, गजनवी हो, अब्दाली हो, बड़ी बड़ी फ़ौजें हैं जो उस तरफ हिंदुस्तान और इस पूरे खित्ते की तरफ हमले करती आई हैं, या ब्रिटिश एम्पायर हो जो यहाँ से गई है अफ़गानिस्तान के अंदर। हज़ारों साल से यहाँ पे
ٹرائبس موو کرتے رہے ہیں, آرمیز آتی رہی ہیں. کبھی بھی کسی امپائر نے, کی سلطنت نے, بڑی بڑی سلطنتیں بنی, کسی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیچ میں باڑ نہیں لگائی تھی. بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں کے لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ آپ باڑ لگا کے ان کو نہیں روک سکتے. اور یہ افغانستان پاکستان کا خاص طور پہ جو ملیٹنٹ پشتون بیلٹ ہے, مارشل ریسز ہیں, ان کو باڑ سے تو آپ روک ہی نہیں سکتے کبھی بھی. جو طالبان ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, باڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سیٹھی صاحب یہ کتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے؟ دیکھیے کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور سمپل بھی ہے. جی انہوں نے انہیں جب یہ طالبان کا سب سلسلہ چل رہا تھا امریکہ کے ساتھ, تو یہ تو فینسنگ تو اس وقت شروع ہو گئی تھی, اور فینسنگ کے دو مقصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ جو لائن ہے ہماری لائن, جی اس کو ایک قسم کا ڈی فیکٹو پکا کر لیا جائے کہ جی یہ ہم نے فینس لگائی ہے, یہ ہماری باؤنڈری ہے. جی کیونکہ وہ تسلیم کرتے نہیں تھے. جی نہ طالبان کرتے تھے, نہ اشرف غنی کرتا تھا, نہ اس سے پہلے کوئی کرتا تھا, اور ان کی بڑی فلیکسیبل پوزیشن رہی ہے. ہم انسسٹ کرتے رہے کہ جی یہ ہے, ظاہر ہے ہمیں تو کرنا ہے, وہ بارڈر ہے ہمارا, ہم نے اس کو بارڈر ہی بنانا ہے. یہ تو نہیں کہ جی آپ آئیں اور جائیں جو مرضی کر لیں. مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی حکومت آئی تو انہوں نے پھر سے وہی ڈیمانڈ اپنی پوری کہ جی ڈیورنڈ لائن ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور مجھے یاد ہے, میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے اس پروگرام میں, کہ 90 کی دہائی میں جب مجاہدین تھے اور اس کے بعد جب طالبان آئے 97 میں, تو انہوں نے آتے سار یہ کہہ دیا تھا کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. حالانکہ ملا عمر کو وہاں اسٹیبلش کرنے میں ہمارا بہت بڑا رول تھا, اور اس کے بعد بھی 20 سال ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور اسی لیے امریکہ ہمارے سے ناراض ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے ناراض ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کیا, نرچر کیا, ان کی پرورش کی, سب کچھ کیا, یہاں سے اٹیکس ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ. ہماری یہی توقع تھی کہ کم از کم یار 2 کام تو ہمارے لیے کر دو نا. ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی جو بیٹھی ہے وہاں, جی ان کو نکالو یا ان کو دھمکی دو تاکہ ہمارے لیے مسئلے کریٹ کی. اور یہ اب ڈیورنڈ لائن کو ایکسیپٹ کرو, چھوڑو بڑے لڑائی جھگڑے نہ کرو. مگر میرا خیال ہے یہ ڈی فیکٹو, تو یہ بات ڈی فیکٹو سے مراد یہ ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ ٹھیک ہے وہ مان گئے تھے 2 باتیں. ایک یہ کہ جی ہم اس کو نہیں چھیڑے بیڑیں گے, اس ایشو کو آپ بھی نہ چھیڑیں, ہم بھی نہیں چھیڑتے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ آپ خود بات کر لیں, ہم فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, آپ کی بات کرا دیتے ہیں, مگر ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. ہمیں, اور اس کی وجہ بڑی کلیئر تھی کہ ہم اگر ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ پھر القاعدہ اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر اٹیک کرنی شروع کر دیں گے. اور ہم ابھی بڑی ویک گورنمنٹ ہے, اور تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر پھر سول وار شروع ہو جائے. تو یہ جو گروپس ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے رکھنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ آپ بات کریں, ہم نہیں ان کو کچھ کر سکتے. وہ ہم نے سیز فائر کروائی, کوشش کی ان کو سمجھانے کی, وہ نہیں سمجھے, انہوں نے خود ہی سیز فائر توڑ دی اور وہ اپنے اٹیکس شروع کر دیے. ہر روز ایک اٹیک ہو رہا ہے, ہر روز 1 یا 2 ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں.